नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। बेसिक सॉल्यूशन की तरफ से आपको एक बेहतरीन सूचना देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में कल ही आरपीएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें आप देख रहे हो मेन मुख्य वस्तु थी नया सिलेबस जारी कर दिया। और साथियों, ये आगाज है नई भर्ती आने का, और नई भर्ती बहुत ही जल्दी आने वाली है। हो सकता है स्थानीय निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं उनसे पहले भर्ती आ जाए, क्योंकि ये जो सिलेबस वगैरह का देना आरपीएससी का और इस ओर इशारा है कि बहुत ही जल्दी ही नई भर्ती आने वाली है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे भी जो नया सिलेबस है क्या चेंज हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, और क्या विद्यार्थियों को इससे कुछ डरने की आवश्यकता है या नहीं है, क्या यूपीएससी पैटर्न फॉलो करने जा रही है आरपीएससी। तो इस तरीके अभी जो पिछला प्री एग्जाम हुआ था आरएएस का, उस एग्जाम ने बहुत सारे लोगों के चक्के छुड़ा दिए थे। मतलब बहुत सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी भी उसमें रह गए थे जो आरएएस मेंस के लायक हुए। और अभी का जो ये जो मैं देख रहा था सिलेबस आरएएस का जो अभी नया जारी किया है, ये वास्तव में ही एक बेहतरीन प्रशासक होने जा रहे जो विद्यार्थी है उनके लिए ये बेहतरीन है। कुछ कुछ चीजों में बदलाव किया है, देखते हैं कौन कौन से बदलाव है और क्या। पहले इस सिलेबस को देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं भी क्या विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ नया है, कुछ नया है या वही है। तो देखते हैं सिलेबस में क्या है। देखो, ये तो एज इट इज है। 2026 की जो भर्ती है, 2026 की जो भर्ती है वो सेम भर्ती है 2026 की। और कल ही 9 तारीख को 9 जनवरी को यह जो आरएस का मेंस का नया सिलेबस जारी हुआ है। और सेम टू सेम वही है, 4 प्रश्न पत्र होंगे, 4 प्रश्न पत्र रहने वाले हैं, प्रथम, सेकंड, तृतीय और चतुर्थ। 4 पेपर होंगे, सेम टू सेम वही 200 नंबर के होंगे, 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरी मैं चेंज की बात करूं तो जो हिस्ट्री का पेपर है, इतिहास का पेपर है, कला संस्कृति का पेपर है, कला संस्कृति के पेपर में कुछ चेंज हुआ है, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं कह सकते, शब्दों को स्पष्ट ज्यादा किया है। ये जो सिलेबस है 2026 आरएस मेंस का, ये एक तो मैं कहूंगा बहुत ही शानदार तरीके से मतलब एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर रखा है। पहले का जो सिलेबस था उस सिलेबस में सीधा ही दे रखा था, जैसे कोई एक टॉपिक है सीधा ही टॉपिक दे रखा था, उस टॉपिक को समझाया, सुस्पष्ट किया है और थोड़ा बहुत ही चेंज किया है। जैसे पहले का सिलेबस है वो भी मैं देख पा रहा हूँ, पहले के सिलेबस में और अब के सिलेबस में प्राग ऐतिहासिक काल की विभिन्न ऐतिहासिक स्थल वगैरह ये सारा कुछ वही है। लेकिन देखो, राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था एवं बदलता स्वरूप, ये जो बदलता स्वरूप है ये आरएस मेंस के अकॉर्डिंग है। एग्जाम में सवाल तो पहले ही इसी पैटर्न पे आते थे, लेकिन इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास किया है। वो हालांकि आरएस का जो मेंस का विद्यार्थी होता है वो उसी तरीके से तैयारी करता है अपनी, जैसे इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़ने में अभी जो अभी की प्रशासनिक व्यवस्था है वो और जो हमारे ऐतिहासिक प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें क्या चेंज हुआ है, इसको ध्यान में रखते ही विद्यार्थी तैयारी करता है। लेकिन ये जो सिलेबस है इसने ये स्पष्ट किया है भी जो इसका बदलता स्वरूप है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, 1857 का विद्रोह। हालांकि विद्यार्थियों को पढ़ाते थे 1857 की क्रांति पहले ही पढ़ाते थे, आरएस मेंस के लिए भी पढ़ाते थे और प्री के लिए भी पढ़ाते हैं। प्री में तो अभी भी है 1857 की क्रांति, लेकिन अभी यहाँ मैंने बता रहा हूँ स्पष्ट किया है, सुस्पष्ट अलग अलग सिलेबस को कर दिया है। और 1857 का विद्रोह जो है वो यहाँ लिख के डाल दिया इस सिलेबस में। दूसरा क्या है, इसमें त्योहार, प्रदर्शन, ललित कला, हस्तकला ये सारा सेम टू सेम है। मेले और त्योहार पहले भी थे, आज भी है। जनजातियां और उनकी परंपराएं, अभी देखो ये एक जनजातियां और उनकी परंपराएं नया टॉपिक डाला है इसमें। अब जनजातियां, विद्यार्थी को ये कंफ्यूजन होता था वो इकोनॉमिक्स में पढ़े या ज्योग्राफी में पढ़े या जो सोशियोलॉजी है उसमें भी दिया हुआ है जनजाति, तो कहाँ पढ़े। अब की बार इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जनजातियों को इतिहास में डाला है, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, इतिहास का टॉपिक है और इतिहास के हिसाब से ही सही तरीके से डाला है। दूसरा, भारतीय इतिहास की बात करें
ये राजस्थान इतिहास है। भारतीय इतिहास की बात करें तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन ये पहले भी था, ललित कलाएं वगैरह पहले भी। ये देखो एक जो लाइन है ना, ये लाइन आरएस मेंस के विद्यार्थी को अपनी ओर आकर्षित करती है। देश के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण। जो राजनीतिक एकीकरण कैसे हुआ, प्रशासनिक एकीकरण भारत के संदर्भ में, जैसे रेलवे का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, रेल के आने से, औद्योगिक क्रांति आने से भारत के अंदर रेल जो है वो आर्थिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह इंडिया को जोड़ती है। और इसी के दौरान, इसी की वजह से गांव गांव एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से जैसे महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, बिहार में जाते हैं, और एक दूसरे जैसे राष्ट्रीय मूवमेंट होता है उसमें राजनीतिक एकीकरण होता है। और ये जो रेलवे का विकास है, सड़कों का विकास है, ये आपके सामाजिक एकीकरण की ओर इशारा करता है। आर्थिक एकीकरण, इंडिया का ये आर्थिक एकीकरण है। तो ये विद्यार्थी हालांकि पहले ही पढ़ता था और अभी उसको सुस्पष्ट करके दे दिया आरपीएससी ने, तो विद्यार्थी को पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये पहले भी पढ़ता था, अभी भी कोई, तो इतिहास की मैं बात करूं तो कोई ज्यादा चेंज है वाली बात है नहीं है। दूसरा इसमें आधुनिक विश्व का इतिहास है। आधुनिक विश्व का इतिहास है, देखो आधुनिक विश्व के इतिहास में जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद, ये नहीं था भाई, ये नया टॉपिक जोड़ा है। तो जर्मनी में नाजीवाद और फांसीवाद, तो आधुनिक भारत के इतिहास में कोई थोड़ा बहुत चेंज है। एक आपकी ये रूस की क्रांति, ये भी पहले नहीं था। रूस की क्रांति, रूस के साथ भारत के वैसे अच्छे संबंध है, तो आप समझ सकते हो केंद्र और राज्य की जब सरकारें एक होती है और उन सरकारों का भर्ती परीक्षा पर, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी है तो भर्ती परीक्षा पर भी योगदान आपके रहता है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था में चीजें वही है, बस इन चीजों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन वगैरह ये सारा कुछ वही है, लेकिन इसको सुस्पष्ट अलग अलग बढ़ा दिया, कोई ज्यादा नहीं। हाँ, वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर, वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर विश्व व्यापार संगठन WTO पहले ही पढ़ते थे, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है ना, ये हम पहले ही पढ़ते थे, विद्यार्थी पहले से ही इसको पढ़ना होता था। हाँ, अब इसमें जो सतत विकास और जलवायु परिवर्तन का टॉपिक है वो आपके इकोनॉमिक से हटा दिया है, और वो इकोनॉमिक से हटाकर जलवायु और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थिति का वाला मुद्दा है जलवायु परिवर्तन, और ये ज्योग्राफी का मुद्दा है, तो इसको यहाँ से हटा दिया गया। एक तो आपके चेंज ये हुआ है। तो आप देख रहे हो कोई विशेष चेंज नहीं है, बाकी सुस्पष्ट शब्द को कर दिया है। ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, ये जो सिलेबस है ये बहुत ही कारगर होगा। राजस्थान की बात करूं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में देखो कुछ नए नए शब्द बहुत ही शानदार तरीके से जोड़े हैं, जैसे विकसित राजस्थान 2047, 2047 का विकसित भारत, विकसित राजस्थान की योजनाएं जो है विद्यार्थी पहले ही पढ़ता था और अब भी पढ़नी है, तो वो चीजें सेम ही है, स्पष्ट इन्होंने किया है। और कुछ कंप्यूटराइज जमाना हो गया, कंप्यूटराइज हो गया सारा सिस्टम, तो उसकी वजह से कुछ कंप्यूटरीकृत को जोड़ा है। जैसे आगे हम देखते हैं, महिला वर्जन, निराश्रितों, गरीबी, ये सब कमजोर वर्गों को पढ़ा जाता था, पहले ही पढ़ा जाता था कमजोर वर्गों के लिए। और ये सुशासन और सार्वजनिक सेवाओं का प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए डिजिटल रूपांतरण, देखो डिजिटल रूपांतरण अभी इन सालों में डिजिटलीकरण जो है वो बहुत अधिक प्रभावी हो गया, बहुत अधिक बढ़िया है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी को डिजिटल के बारे में भी सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं प्रबंधन, और ये समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के अंदर जातियों का और का वो सेम ही है समाजशास्त्र में। बस ये जो है समाजशास्त्र में, इसमें मुख्यतः दिया हुआ था अनुसूचित, देखो ये राजस्थान के संबंध के अंदर महिलाएं, देखो पहले इसमें जनजातियां दी हुई थी, सिर्फ कौन कौन सी जनजातियां दी हुई थी, भील, मीणा और ग्रासिया, भील, मीणा और ग्रासिया, इन 3 जनजातियों को ही पढ़ा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको महिला, सीमांत समूह के जो किसान हैं उनके बारे में, या जो गरीब तबके जो लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी क्या समस्या है उनको भी आपको पढ़ना होगा। दलितों की, अनुसूचित जाति और जनजाति, इन सब के लिए भी जो कल्याणकारी योजना चलाई है वो आपको समाजशास्त्र में पढ़नी होगी। और समाजशास्त्र भी क्या करंट से जुड़ता है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मैनेजमेंट के अंदर देखो ये मानव संसाधन की नियोजन, ये जो है ना, ये टॉपिक पहले होता था, इससे ये जो 2023 का सिलेबस है, इससे पहले के सिलेबस में ये चीजें होती थी। जैसे मानव संसाधन में नियोजन है आपकी,
भर्ती है, चयन है, पदस्थापन है और प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग जो है, उनका निष्पादन, मूल्यांकन प्रणालियां जो है मानव संसाधन की, ये सारा आपको मैनेजमेंट में पहले पढ़ना होता था, लेकिन 2023 वाले में नहीं था। अब दोबारा से पुनः इसके अंदर जोड़ दिया। लेखांकन की मैं बात करूं, ऑडिट और लेखांकन की मैं बात करूं, तो आजकल जो अकाउंटिंग जो है वो सारी कंप्यूटर से चलती है। पहले वाला जो था उसके अंदर बही खाता होता था, तो आपको लेखांकन के अंदर वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें पढ़नी होती थी, दोहरा जो आपके खाता है उसको पढ़ना होता था, शून्य आधारित बजट की जानकारी वगैरह वो पढ़ना होता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो बही खाता और जो चलता था उसके हिसाब से। आजकल बही खाता नहीं चलता, आजकल कंप्यूटर है। हर चाहे कोई भी व्यापार है, कोई भी छोटे से छोटा दुकानदार भी है, वो भी अपना कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर, आजकल तो मोबाइल में ऐसे ऐप आ गए, तो आपको कंप्यूटरीकृत जो है वो आपको उसके बारे में, लेखांकन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपके सामान्य मान्य लेखा सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए, आधारभूत लेखांकन की अवधारणा पता होनी चाहिए, लेखांकन के मानदंड ये पता होना चाहिए। और इसमें एक साथ में देखो वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी के बारे में आपको लेखांकन, मतलब इस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक जिस सिलेबस का है उसी में डालने का प्रयास किया, उसी में डाला है। तो ये हमारे हिसाब से जो टीचर लोग भी है जो आरएस को पढ़ाते हैं, उनके हिसाब से, मेरी एक दो सर और है उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उनके हिसाब से ये विद्यार्थियों के हित में हुआ है। क्योंकि एक तो सुस्पष्टता आती है, विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं रहता, कहाँ डालना कहाँ नहीं डालना, कौन से टॉपिक को कहाँ रखना है, वो सारी चीजें आ जाती है आपकी। उसके बाद नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र के अंदर एक चेंज ये हुआ है नीति शास्त्र में, जैसे आपके नीति शास्त्र के अंदर एक ये चेंज हुआ है, देखो सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और अंशलिप्तता का दार्शनिक सिद्धांत ये तो था ही, उदार समाज, पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही, ये आपके नीति शास्त्र का एक नया टॉपिक है। पारदर्शिता होनी चाहिए, मीडिया होना चाहिए। आजकल देखो मीडिया है और मीडिया का दुरुपयोग भी बहुत होता है, मीडिया का सदुपयोग भी बहुत होता है। तो मीडिया का हम सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, और एक प्रशासनिक जो अधिकारी है या जो प्रशासन है वो मीडिया का सदुपयोग कैसे करे। बहुत सारे आजकल आप देखते हो, बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कलेक्टर है, एसडीएम है, वो अपनी अपील सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनकी क्लिप बनती है सोशल मीडिया, वो प्रेरित होते हैं, दूसरे अधिकारी भी उसको देख के प्रेरित होते हैं, ठीक है ना। हालांकि यह असलिमतता और तटस्थता का है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को अनामता का सिद्धांत की पालना करनी चाहिए, लेकिन हालांकि जो ये जो रील्स वगैरह बनती है और बनती है, इससे अनामता का सिद्धांत तो खंडित होता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके फायदे ज्यादा हैं, उससे दूसरे अधिकारी जो प्रेरित बहुत होते हुए, तो इसलिए ये सारा कुछ डाला है। साइंस के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं है, साइंस के अंदर कुछ एक चीजें नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये SIR, SPR और mRNA तकनीक वगैरह, कृत्रिम अंग वगैरह, ये कुछ नए जोड़े हैं, नूतन नूतन प्रगतियां, अभी जो हाल की नूतन प्रगतियां वो इसमें जोड़ी गई है। दूसरा ये क्वांटम कंप्यूटिंग, ये पहले से ही था, रक्षा प्रौद्योगिकी, भारतीय तकनीकी और रासायनिक जैविक हथियार वगैरह, ये सारा कुछ पहले से ही था। पृथ्वी विज्ञान में ये एक नया टॉपिक है, जलवायु से संबंधित है, सूर्याभिताप, वायुमंडलीय परिसंचरण, आर्द्रता और वर्षण, ये आपकी ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक नहीं था, ये एक टॉपिक नया जोड़ा गया है। उसके बाद में सारे टॉपिक वही है, बस इनमें से कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जिनको सुस्पष्ट किया है, जो एक साथ टॉपिक के अंदर, मतलब एक ही टॉपिक के अंदर दूसरा डाला हुआ था, उसको अलग अलग करके सुस्पष्ट किया है। आगे देखें तो आगे आपका आ गया भारतीय राज्य व्यवस्था और विश्व राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले वगैरह और समसामयिक मामले वगैरह। अब देखो इसके अंदर भी क्या है, अलग अलग बताने का प्रयास किया है, ये ठीक है। दूसरा जो ये न्यायालय से संबंधित है, ये देखो ये ई कोर्ट और ई समिति, ये देखो आजकल देखो ये ई कोर्ट और ई समिति वगैरह चलती है, तो ये चीजें भी समय की डिमांड है, ठीक है ना। तो नीड ऑफ आर है, ये आज के समय की डिमांड है, आज के समय की डिमांड के अनुसार ही परीक्षा के अंदर इसको समावेश किया। इसी तरीके से ई शासन, इसमें दिया होगा ई शासन, ये ई शासन वाला टॉपिक है, ये भी टॉपिक जो है, हालांकि ये कोरोना के बाद में ज्यादा प्रभावी हुआ, और हमें यह भी मानना चाहिए भी जो हमारा भारत है, हमारा राजस्थान है, ये विकास की ओर है, तकनीकी विकास की ओर है, और जब तकनीकी विकास होता है तो संशोधन होना लाजमी है, और उसी को देखते हुए ये संशोधन किए गए हैं। दूसरा आपके
लोक प्रशासन का सिद्धांत वगैरह दिया हुआ। ये पॉलिटी के अंदर ये चीजें नहीं डाल दी। कुछ क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका, ये पहले कम थे, कुछ एक थे, G7 है, G20 है, अभी इसके अंदर ये आसियान, ब्रिक्स वगैरह इस सब के अंदर ये डाल दिया आपके, ठीक है ना। दूसरा, योगा वाले को हटा दिया है, योगा नहीं है अब इसमें। इसमें जो समसामयिक मुद्दे हैं उसी में स्वास्थ्य, आरोग्य और तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका जो है वो यहाँ जोड़ दिया। महत्वपूर्ण खेल आयोजन वगैरह, ठीक है ना, और प्रमुख संस्थान है, खेल नीतियां हैं। तो जो खेल और योगा का जो हमारे सिलेबस में था तीसरे इकाई के अंदर, तीसरे पेपर के अंदर, वो हटा दिया और वो करंट का इश्यू के अंदर करंट में जोड़ दिया है। और उधर विधि का जो है सिलेबस बढ़ा दिया है, व्यवहार और विधि और इनका बढ़ा दिया है। देखो, लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन के उदाहरण और चिंतन है। इसमें एक नया जोड़ा है, देखो नया इसके अंदर जोड़ा है, ये राजस्थान लोक गारंटी अधिनियम वगैरह है, जन सुनवाई का अधिकार है, ये सब हटा दिए हैं अभी, ठीक है ना। और दूसरा, इसमें यूएसए और चीन के साथ के अंदर उनका भी प्रशासन कैसा है वो हमें पढ़ना होगा। तुलनात्मक लोक प्रशासन, यूएसए का, यूके का, फ्रांस का और चीन का, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। क्योंकि भारत कई मामलों में, कई दूसरे देश में भी जाके भारत की नौकरशाही की व्यवस्था बड़ी शानदार है, ठीक है ना। तो यहाँ के बड़े दिग्गज जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कहीं दूसरे देश में भी जाके ट्रेनिंग्स दे के आते हैं। तो भारत वैश्विक स्तर पे देखो कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है, और ये प्रशासनिक अधिकारियों की ही देन है। राजस्थान कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है तो प्रशासनिक अधिकारियों की ही देन है। तो हमें इनका भी पता होना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए इनके प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है। चाइना है, फ्रांस है, रूस में, इनमें कैसी है। फिर आपके और जोड़ दिया इसमें, यूपीएससी जोड़ दिया। देखो कहाँ है, कार्मिक, हाँ, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। पहले पुराने वाले सिलेबस में यूपीएससी नहीं था, यूपीएससी जोड़ दिया। भारतीय निर्वाचन आयोग, कैग और वित्त आयोग और लोकपाल और नीति आयोग, इनको विद्यार्थी प्री के अंदर ही पढ़ता था, अभी ये मेंस में भी विद्यार्थी को पढ़ना पड़ेगा। मुख्य रूप से मैं बात करूं तो चौथे पेपर में बदलाव ज्यादा किया है, मुख्य रूप से चौथे पेपर में बदलाव ज्यादा किया है भी, ठीक है ना। ये विधि वाला बढ़ा दिया है थोड़ा सा, और पर्टिकुलर इसके अंदर है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आपके धारा 1, धारा 2 और धारा 3, यही पढ़ना, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। इसमें मैं बता रहा हूँ सिलेबस को इतना सुस्पष्ट कर दिया है, आपको जो काम की चीजें हैं वही पढ़नी है। हिंदी में चेंज किया है, हिंदी पहले 120 नंबर की थी और अब हिंदी होगी 130 नंबर की। हिंदी जो है वो पहले थी 120 नंबर की और अब 130 नंबर की होगी। इंग्लिश जो है, इंग्लिश 80 नंबर की थी, अब इंग्लिश 70 नंबर की होगी। बाकी टोटल मार्क्स 200 ही रहेंगे, बस ये चेंज किया है। इसमें देखो प्रत्यय और उपसर्ग है, इसमें एक आपके संधि को हटा दिया, संधि दी हुई थी, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, एक शब्द, ये सब हटा दिए, ठीक है ना। अब हिंदी को ये कम कर दिया, ये 50 नंबर का पोर्शन था, इसको 30 नंबर का ही बना दिया है। हिंदी की ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा आपके ये बै भाग है, बै भाग भी 30 नंबर का कर दिया है। इसमें संक्षिप्तीकरण, पलवन और अनुवाद, और इसी से अलग करके पत्र लेखन और प्रारूप लेखन, ये भी 50 नंबर का था, इसको अलग करके अलग अलग लिखा है और ये भी 30 नंबर का कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हिंदी में बदलाव किया है। ये मुख्य रूप से सारा 90 नंबर का आगे। और निबंध है वो तीसरा खंड है निबंध, ये निबंध आपके 40 नंबर का कर दिया। निबंध पहले आता था 250 शब्दों में लिखना होता था, अब निबंध आता है 600 शब्दों में। पहले निबंध आता था 20 नंबर का, अब निबंध आएगा 40 नंबर का। निबंध को बढ़ा दिया है, 600 शब्दों में लिखना होगा निबंध। तो इसमें और मजे की बात देखो साथियों, निबंध को भी सुस्पष्ट कर दिया है। ये 6 प्रकार के बिंदु दे दिए हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके निबंध आएगा। हालांकि पहले भी इन्हीं लगभग यही तो रहते थे, भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाज, और ये सारा कुछ 6 में सब कुछ डाल दिया। हालांकि पहले भी निबंध यही रहता था, अब और स्पष्ट करने का प्रयास थोड़ा सा किया है। इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर कुछ चेंज किया है। इंग्लिश आपके पहले 80 नंबर की थी, अब आपकी इंग्लिश होगी 70 नंबर की, 70 नंबर की इंग्लिश होगी। इंग्लिश के अंदर आपके जो है ये ग्रामर है, ग्रामर को बहुत लिमिट का कर दिया है। पहले इसके अंदर आर्टिकल्स और डिटर्मिनेशन होते थे, वो हटा दिए, टेंस हटा दिए, मॉडल्स हटा दिए, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिनोनियम, एंटोनियम, ये सब हटा दिया आपका, ठीक है ना। तो आपकी ये ग्रामर है, ये 20 नंबर की कर दी। और पहले भी ये 20 नंबर की ही थी, लेकिन उसमें टॉपिक ज्यादा थे, अब टॉपिक कम है। दूसरा आपके प्रेसिस राइटिंग है,
और ये भी 30 नंबर की है, ये भी 30 नंबर की है, ये इसमें कोई चेंज नहीं किया है। और 3 नंबर जो सी ऑप्शन सी पोर्शन था, ये जो है पहले 30 नंबर का था, अब ये 20 नंबर का कर दिया, 10 नंबर यहां से कम हुए हैं। और इसमें 3 चीज थी, एक पैराग्राफ लिखना था, वो पैराग्राफ को हटा दिया, पैराग्राफ जो था वो पैराग्राफ को हटा दिया है। अब आपके यही रहेगा इलेबोरेशन ऑफ गिवन थीम्स, एक तो आपकी थीम रहेगी और एक आपको राइटिंग मतलब ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल मेमोरेंडम या रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी होगी। तो इस तरह से करके आपको इंग्लिश में भी चेंज किया है, मुख्य रूप से आपके चौथे पेपर में चेंज किया है, ठीक है ना। और अभी भी मैं कहता हूं आपको, विद्यार्थियों को अभी भी मैं कहता हूं, जो विद्यार्थी भर्ती आने से पहले तैयारी करते हैं ना, उन्हीं विद्यार्थियों का देखो सिलेक्शन श्योर होता है। और अभी आपके मेंस का सिलेबस आया है, मैं तो ये कहता हूँ आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, अभी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो कुछ और वो मेंस की तैयारी करनी चाहिए जो आपके प्री के अंदर भी नहीं है। प्री की तैयारी के लिए 3 महीने का सफिशिएंट टाइम होता है, यदि कोई विद्यार्थी नया विद्यार्थी नहीं है तो। और दूसरा मैं बता दूं, बेसिक सॉल्यूशन जो है, बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर जो है, उसमें आरएएस का बैच रनिंग है। और आरएएस 2026 की हमने तैयारी पहले से ही कर ली थी, ये सिलेबस तो कल आउट हुआ है। आरएएस का बैच चलते हुए को 15 दिन हो गए, नया बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, नया बैच। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं उनका बेसिक सॉल्यूशन वेलकम करता है। और साथियों, बेसिक सॉल्यूशन इस कमिटमेंट के साथ आपका वेलकम करता है कि आपको न केवल प्री अपितु मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी भी बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर करवाएगा, इसके लिए वचनबद्ध रहेगा। तो साथियों, आप देख चुके हो सिलेबस चेंज हो रहा है और सिलेबस चेंज के साथ साथ में ही भर्ती के आसार नजर आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी ही भर्ती आने वाली है। इस बार तो सुन रहे हैं अच्छे पदों पर भर्ती आएगी, तो अभी से आप तैयारी करें, क्योंकि नए जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह बने हैं उनमें अधिकारियों की आवश्यकता है। अभी भी राजस्थान सरकार में अधिकारियों की कमी है। तो आप आरएएस की तैयारी यदि आपने शुरू नहीं की है या शुरू कर चुके हो और आपका मन है कहीं न कहीं मैं कोचिंग सेंटर ज्वाइन करूं, तो आपको दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ही के शहर श्रीगंगानगर में बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर के अंदर बैच चल रहा है। आड़ोस पड़ोस के गांव से भी कोई सुन रहा है तो आप सुबह आ सकते हो, शाम को घर चल जा सकते हो, अपने घर पे रह के आप तैयारी कर सकते हो। तो साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है, आप अपना विचार बनाएं और बेसिक सॉल्यूशन में विजिट करें। धन्यवाद।